हाँ तो नमस्ते जी। आप फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। बताइए कैसे है? ठीक है, सब बढ़िया होंगे। फटाफट आप लोग बताइए कि आपका आज संस्कृत का एग्जाम था। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे प्रॉपर आपको लगे। ठीक है, बताइए संस्कृत का आपका एग्जाम कैसा गया? आप लोग का संस्कृत का एग्जाम कैसा गया? फटाफट फटाफट आप लोग बताइए। तो हम फर्स्ट पाली का क्वेश्चन देखे थे, तो आपका संस्कृत का पेपर जो था बहुत ही मस्त था, बहुत मस्त बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही नॉर्मल था। ठीक है, ग्रामर से ग्रामर से थोड़ा ज़्यादा था, और सब्जेक्टिव वगैरह तो बहुत ही नॉर्मल था एकदम अच्छा से। अगर पढ़े होंगे, आप अगर पढ़े होंगे तो आराम से आप एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा होगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा होगा। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए आपका संस्कृत का पेपर कैसा गया, संस्कृत का पेपर कैसा गया? ठीक है सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जिस तरह से संस्कृत में गर्दा उड़ाए, अब उसी तरह से आपको एसएसटी में भी गर्दा उड़ाना है, एसएसटी में भी गर्दा उड़ाना है। ठीक है, एसएसटी देखिए, एसएसटी में क्या होता है, एसएसटी में ना आपको लिखने पर निर्भर करता है, लिखने पर है। ठीक है, इसको जो लिखने का तरीका पर निर्भर करता है। ये आपका एसएसटी क्या कहते हैं, विज्ञान, विज्ञान नहीं है, या थी नहीं है कि आपको अगर 100% इसमें ये अगर याद है, अगर उस लिखते हैं तभी आकर पूरा नंबर मिलेगा, नहीं। अगर आपका क्वेश्चन आपको अगर 75% भी याद है, 80% भी याद है, अगर आप सही तरीके से लिख देते हैं तो आपका उसका ना नंबर कितना मिल जाएगा आपको पता है? 90% प्लस नंबर मिल जाएगा। सोच लीजिए एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, एसएसटी का लिखने का एक तरीका होता है, उसको अपने भाषा में लिखिए, अपने भाषा में अगर एसएसटी को अपनी भाषा में लिखते हैं ना, आपको एकदम 100% नंबर दिया जाएगा, नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 यानी कि कल 20 फरवरी, कल यानी कि कल के लिए हम क्या पढ़ने वाले, कल आपका क्या है, कल आपका सोशल साइंस का एग्जाम है। तो सोशल साइंस में भी क्या करना है, जीओडी करना है सर। जीओडी मतलब गर्दा उड़ा देंगे, जीव से गर्दा यू से उड़ा दी से देंगे। ठीक है, जीओडी कर देना है। कल भी आपको क्या करना है, एसएसटी में जीओडी कर देना है। इस तरह से आप लोग को अभी पता चला, आप लोग संस्कृत में एकदम गर्दा उड़ा चुके हैं। संस्कृत आपका मस्त पेपर गया है। ठीक है, संस्कृत आपका क्या गया, तो 100% एकदम तैयारी करने वाला है। ऑब्जेक्टिव का, लघु, दीर्घ सभी का हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को एक बार आप लोग क्या करिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, और लाइक भी कर दीजिए, क्लास को पसंद भी कर दीजिए। ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या करेंगे हम, पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव को, फिर उसके बाद दीर्घ, उसके बाद आपका लघु देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका दीर्घ का ना, जो दीर्घ 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 का हम पहले एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, पूरा एसएसटी का दीर्घ, और उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और लघु का भी हम बना दिए, और लेकिन आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है अभी, और सुबह का अगर आप क्लास कर लेते हैं तो कल का एग्जाम भी आपका मस्त जाएगा। जिस तरह से आप संस्कृत में जीओडी किए, आपका मैथ मस्त गया, हिंदी मस्त गया, उसी तरह आपका एसएसटी भी गर्दा जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया, आपका 100% भी सिर्फ आपको देना है। ठीक है, चलिए क्या पढ़ने में, 20 फरवरी का यानी कि कल के लिए पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, चलिए पहले क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए। जय माँ सरस्वती, जय हो माँ सरस्वती। आप माँ सरस्वती सभी बच्चों के कलमों पर वास हो, सभी को सद्बुद्धि दे। ठीक है, तो चलिए क्लास को क्या करते, कंटिन्यू करते। ठीक है, बताइए हम क्या पहले पहले आपका ऑल ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, सबका सभी का क्या करेंगे, ऑल ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे, सभी का ऑब्जेक्टिव देख ही लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर ऑल ऑब्जेक्टिव आपका हो गया तो फिर आपका सब्जेक्टिव होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव में ही जो आपका समय लगेगा। ठीक, ऑल ऑब्जेक्टिव आपका कल कितना, 40 में एक नंबर भी आपका नहीं कर सकता ऑब्जेक्टिव में। 40 में 40 ठोक का आइएगा, 40 में 40 ठोक का आइएगा, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बिना ऑप्शन वाले, क्योंकि ऑप्शन वाले में आपका समय ज़्यादा बर्बाद होता है और रिवीजन कम हो पाता है, इसलिए बिना ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव लेकर आए। ठीक है, तो चलिए पहले यूरोप यानी कि हम पहले हिस्ट्री यानी कि पहले हम इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद ठीक है आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल यानी कि पूरा ऑल हिस्ट्री, ऑल सॉरी हिस्ट्री बोल रहा है, ऑल एसएसटी का हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए यूरोप, यूरोप बाद यानी क्या है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का कौन सा सवाल, पहला आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1879 यानी कि सॉरी 1789 में कब हुआ था, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। ठीक है, अगला ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना। एकदम बढ़िया से ये कल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक, हो सकता है एकदम 100% आए, हो सकता है ये 100% आए, क्योंकि जिस तरह हम देखे आपको बताए थे कि संस्कृत में कि चारों आलसियों के बीच संवाद लिखने के लिए आएगा, एकदम 100% वो प्रश्न आया, तो इसी तरह वो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है,
चलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। वियना का सम्मेलन कब हुआ था? वियना का सम्मेलन 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रांस में किस शासक की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक की किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की। ठीक है, अगला है वियना सम्मेलन की मेजनी किसने की थी? सॉरी, मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने। किसने की थी? मेटरनिक ने। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का। मछली कहाँ का चांसलर? आप लोग फटाफट कमेंट में लिखते जाइए। ऑस्ट्रिया का चांसलर ने, तो अपने मन में ही बोलिए। ठीक है, वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ? तो नेपोलियन युग का। किस युग का? नेपोलियन युग का अंत हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई? तो मेटरनिक युग की। ठीक है, तो लुई 18वां कहाँ का राजा था? लुई 18वां फ्रांस का राजा था। ठीक है, चाणक्य कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, अगला है कि जुलाई की क्रांति कब हुई थी? जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 में जुलाई क्रांति हुई थी। ठीक है, इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो मेजनी। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था आपका मेजनी। ठीक है, अगला नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ था। ठीक है, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी दल से था। किस दल से? तो मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी दल से था। कार्बोनरी। ठीक है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1831 में मेजनी ने किया था। ठीक है, आपका यहाँ यंग यूरोप के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो यंग इटली का संस्था कब और किसने किया था? तो 1831 में मेजनी ने किया था। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो यंग यूरोप में 1834 में मेजनी ने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या है कि मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? 1848 में मेटरनिक युग का क्या हुआ? मेटरनिक युग का अंत हुआ। ठीक है, विक्टर एमुनियल ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है, क्रीमियम का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध आपका 1853-1854 में होता है। 1853-54 में हुआ था। ठीक है क्रीमिया का कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में होता है। गैरिबाल्डी पेसेसी क्या था? तो गैरिबाल्डी पेसेसी एक नाविक था। ठीक है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी। कब? 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला आपका प्रश्न क्या है कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कब हुआ? फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध 1870-71 में हुआ था। कब? 70-71 में हुआ था। 1870-71 में। ठीक है, अगला देखिए, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। कब? 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? फटाफट बताइए। तो मेजनी का, काउंट काबूर का, गैरिबाल्डी, तीनों का बहुत योगदान था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्या है? अगला प्रश्न आपके देखिए, जर्मनी कितने राज्यों में विखंडित थे? तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित थे। ठीक है, हेलेग हेलेग सॉरी हेलेग कौन था? हेलेग एक दार्शनिक था। हेलेग क्या था? हेलेग एक दार्शनिक था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? वो एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, कूटनीतिज्ञ। अगर आपका है बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगेल से। हीगेल होगा या सॉरी हीगेल हम हीगेल बोलते हैं, हीगेल होगा। ठीक है, तो बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। रक्त एवं लोक नैतिक अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। आप कल के लिए टिक मार लीजिए, आपका ये कल प्रश्न आएगा ही आएगा कि बताइए रक्त एवं लोक का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सेडावना क्या है कि सेडोवा का युद्ध कब सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। किसके? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है कि सेडान का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच, क्या फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। कब? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ठीक है, तो अगला प्रश्न 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी में। ठीक है, डेट एकदम याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में। कब हुआ था? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, इन क्या है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? फटाफट बताइए। तो ये मैसूर के सुल्तान थे, शासक से। तो टीपू सुल्तान थे, मैसूर के शासक थे। ठीक है, अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस शासक ने क्या जेबोकिन जेबो जेको
जेकोबिन जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जेकोबिन जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न पर, अगला आपका प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप, यूरोप आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि जालबेरिन एक संस्था थी कैसी? व्यापारियों की। जालबेरिन एक संस्था थी कैसी? व्यापारियों की। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, यूरोपीय क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का जो उसका साहित्य और क्या रहा? सब प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कि 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। किसके? तुर्की के साथ। ठीक है, हंगरी की राजधानी क्या थी? हंगरी की राजधानी का बुडापेस्ट। कहाँ जाएगा? बुडापेस्ट हो जाएगा हंगरी की राजधानी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया? ठीक है, संपूर्ण यूरोप की विरोध होगा, यूरोप की समस्या बना दिया। तो काउंट का वर्ण यूरोप होगा, यूरोप की समस्या का काउंट का वर्ण। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था। किसने? गेरिबाल्डी ने किया था। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजिनी ने। किसने किया था? मेजिनी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या? तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। कब? 1810 ईस्वी में। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फटाफट बताइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, जर्मनी क्या है? जर्मनी क्या है? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। क्या है? जर्मनी क्या है? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता तो वह बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होती? छींकता होगा या सीखता नहीं, छींकता। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सभी यूरोप को क्या होगा? सर्दी जुकाम हो जाती है। ऐसा किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था। ये बात मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है कि नेपोलियन कोड में कितने कोड है? तो नेपोलियन कोड में 5 कोड है। कितने कोड है? तो आपका 5 कोड है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसे? मेजनी को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी का भाषा से मैग्यार। क्या था? मैग्यार हंगरी का भाषा थी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र हुआ। संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, अगला आपका 60 नंबर प्रश्न की जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। ठीक, तो आपका चैप्टर 1 का सभी प्रश्न समाप्त हुआ। चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 1 का आपका सभी प्रश्न समाप्त। अब चलिए चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 आपका क्या? समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर 2 आपका है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न पढ़िए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? तो 2 वर्गों में हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया था? तो सेंट साइमन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लिया। अगला प्रश्न क्या है कि रोबोट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? तो ब्रिटिश के। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लिए, किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? ऐसा कहने वाला था रोबोट ओवन। क्या था? रोबोट ओवन ने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म, ये आपका कल आएगा, ये 100% प्रश्न आएगा। ठीक है, कि बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका ये लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है क्योंकि। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। कहाँ? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग का। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या था, हेनरिक मार्क्स। अगला, कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की थी। तो बॉन विश्वविद्यालय से कार्ल मार्क्स ने विधि की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अगला आपका है कि कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का विवाह 1843 में अपने बचपन की मित्र जैनी के साथ हुआ था। किसके साथ, अपने बचपन की मित्र जैनी के साथ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से कब और कहाँ हुआ था। तो 1844 में पेरिस में हुआ था। कहाँ थे, पेरिस में। ठीक है, आपका साम्यवाद घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। 1848 ईस्वी में साम्यवाद घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, साम्यवाद का साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। ये प्रश्न आपका कल 100% आएगा। ये आएगा, पूछेगा बताइए कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है। तो मारिएगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ, 1864 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था। तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। 14 जुलाई कब, 1889 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। क्या था, रूस का सम्राट। ठीक है, अगला, रूस में कृषक रास्ता किसने और कब समाप्त किया। तो अलेक्जेंडर ने द्वितीय 1861 में, कब, 1861 में कृषक दासता को खत्म किया था। किसने, अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ। तो रूस जापान का युद्ध 1904-05 में हुआ। कब, 1904-05 में। खूनी रविवार कब हुआ था। तो खूनी रविवार एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपका आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो खूनी रविवार आपका हुआ था 22 जनवरी 1905 में। कब हुआ था, 22 जनवरी 1905 में। पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी। ठीक है, पुराने कैलेंडर के अनुसार क्या होगा, 9 जनवरी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आप लोग, इस समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, कहलाते क्या कहलाते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। कब, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला आप लोग का प्रश्न निकला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है। तो 1975 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। भूमि और शांति रोटी का नारा किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। किसने, लेनिन ने। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति को क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, बेस्ट लिकोवर्ट्स की संधि किन 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 दो देशों के बीच हुई थी। तो जो रूस और जर्मनी के बीच, किस, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न का, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ट्रास्की ने लाल सेना का गठन किया था। चेचक चेका चेका का क्या अर्थ होता है। चेका का अर्थ होता है गुप्त पुलिस संगठन। क्या, गुप्त पुलिस संगठन। ठीक है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी। तो 1921 में लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति का घोषणा 1921 ईस्वी में लेनिन ने किया था। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। 1924 ईस्वी में इसका, लेनिन का मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो दिसंबर 1991 ईस्वी को, 91 ईस्वी में। तो सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो टॉलस्टॉय। ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल ये आपका प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो पूछेगा कि वार एंड पीस का रचनाकार कौन है। तो टॉलस्टॉय मारिएगा, टॉलस्टॉय। ठीक है, अगला का, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो आर्थिक समानता, किस पर, आर्थिक समानता पर बल देता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1827 में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। ठीक है। क्या है? अगला, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद भावना का उदय हुआ। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था कौन? सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन। ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिए, आपका क्या है? अप्रैल थीसिस किसकी रचना? अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो लेनिन की। अप्रैल थीसिस जो आपका है लेनिन की रचना है। ठीक है। काम के अधिकार को संविधान अधिकार का स्वरूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ में। कहाँ? सोवियत संघ में मिला था। ठीक है। अगला आपका क्या? अगला कि तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ था? तृतीय इंटरनेशनल 1919 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टोस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो आपका प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और क्या थे? फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। तो आपका चैप्टर 2 समाप्त हुआ। चलिए अब चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आपका चैप्टर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। यहाँ से उतना प्रश्न नहीं बनता, थोड़ा बहुत प्रश्न बनता है। ठीक है। लेकिन आपका चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। चैप्टर 4 आपका चैप्टर 4 देखिए। ठीक है। तो चैप्टर 3 के ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है। अगला आपका कि लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव पड़ा? तो भारत। ठीक है। कि कब कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। कंबुज राज्य की स्थापना क्या है? 4वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, कंबुज राज्य का शासक कहाँ का था? तो भारत वंशीय था। कंबुज राज्य का जो शासक था वो भारत वंशीय। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित था? तो ये आपका प्रश्न काल एकदम पूछेगा बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित था? तो कंबोडिया मारिएगा। ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब? 12वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। ठीक है। ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। 1498 में। ठीक है। अब कहा गया पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र मलक्का को बनाया था। मलक्का को। ठीक है। अगला 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्णायक देश बन चुका था? तो वियतनाम। ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न क्या? अगला प्रश्न देखिए। अगला कि हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे क्या? कोलोन कहलाते। उसे कोलोन कहा जाता था। ठीक है। कहे कि दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की था? तो फान बोई चाउ ने। किसने किया था? फान बोई चाउ ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है फान वाई चाउ। ठीक है। क्या? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार फान बोई चाउ है। ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि हो ची मिन्ह मार्ग का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह मार्ग का दूसरा नाम था न्यूगन आई कॉक था। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था? तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन जो था आपका हो ची मिन्ह ने किया था। किसने किया था? हो ची मिन्ह कब किया था? 1925 में। 1925 में किया था। ठीक है। अनामी दल के नेता कौन थे? तो अनामी दल के नेता थे जो क्या था? अगला प्रश्न आप देखते। अगला प्रश्न आप देखिए कि क्या कि हो हनोई समझौता कब और किसके बीच हुई था? हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को हुआ था। कब? हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न क्या है कि उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो हो ची मिन्ह का सरकार था। ठीक है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हुआ आंदोलन कैसा था? तो ये बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? इसका नेता तो हुइन फूसो। कौन थे? हुइन फूसो थे। ठीक है।
नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानू जो थे कंबोडिया के शासक थे। नापाम क्या था? नापाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। नाकाम जो था नापाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज था आपका एक प्रकार का जहर था। क्या था? एक प्रकार का ये जहर था, ठीक है, जो ये पत्ता होता है पूरे जलाने के काम आता था ये सब, ठीक है। अगला प्रश्न आपका अगला कि हो ची मिन्ह मार्ग को किस देश के कई बार क्षति किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था? तो अमेरिका ने हो ची मिन्ह मार्ग को कई बार क्षतिग्रस्त किया था, ठीक है। तो अगला आपका पेरिस में शांति वार्ता कब हुई? तो पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी? तो 1968 में। कब हुआ था? 1968 में हुआ था, ठीक है। आपका कि माई मिल गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था? तो माई मिल की घटना का जिम्मेदार था अमेरिका। कौन था? तो अमेरिका माई मिल घटना का जिम्मेदार था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला आपका प्रश्न क्या है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। अगला किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो क्या था? रसेल ने। किसने? रसेल, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। कौन थे? निक्सन थे, ठीक है। अगला हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? तो ये आपका था क्रांतिकारी धार्मिक। कैसा था? ये आपका प्राकृतिक न जाएगा। किस प्रकार होगा? किस प्रकार का था? ये आपका क्रांतिकारी क्या होगा? क्रांतिकारी और धार्मिक क्या था? धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? हिंद चीन में चीन ही नहीं थे, ठीक है। क्या करते हैं? यहाँ बहुत सारी गलती कर देते। 95% बच्चा यही गलती कर देते कि हिंद चीन, यानी कि चीन तो होगा तो, लेकिन हिंद चीन में चीन ही नहीं था। कौन था? चीन ही नहीं था। आपको गलती नहीं करना यहाँ, ठीक है। कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो था 1930 में हुआ था। फरवरी 1930 में हुआ था। फरवरी 1930, ठीक है। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला अगला आपका प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरुद्ध था? तो ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध था। किसके? ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध था। वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? इसका नाम था क्या था? वियतमिहीन, ठीक है। अगला आपका वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो जॉन एफ कैंडिनी। कौन? जॉन एफ कैंडिनी, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? तो जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। अगला आपका है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 ईस्वी में एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए, तो आपका अगला प्रश्न हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या था? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ था पर्थ। क्या था? पथ, यानी कि रास्ता। हो ची मिन क्या था? एक मार्ग था, रास्ता था, ठीक है। माई मिल क्या था? माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ? दक्षिणी वियतनाम में, ठीक है। अंकुर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकुर वाट में विष्णु देवता का मंदिर है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकुर वाट मंदिर का निर्माण कराया था? तो 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकुर वाट मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न है कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव है? कंबोडिया और लाओस प्रदेश में आपका भारतीय सभ्यता का क्या है? सभ्यता का प्रभाव है, ठीक है। अगला देखिए। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया का आपका राजधानी का फटाफट बताइए। कंबोडिया का राजधानी हो जाएगा नोम। क्या होगा? नोम पहन हो जाएगा, नोम पहन, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता आपका हुआ था 1974 में। कब? 1974 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए आपका चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाला है। हिस्ट्री में आपका यहाँ से लगभग अकेला ही 60% प्रश्न बना देता है,
अकेले ये 60% प्रश्न बनाता है। चैप्टर 1 और चैप्टर 4 आपका पूरे हिस्ट्री का अकेला 60% प्रश्न बना देता है, ठीक है। तो बढ़िया से इसको एकदम बढ़िया से रिवीजन करिएगा चैप्टर 4 का, ठीक है। चलिए चैप्टर 4 में फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया था। तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला आपका आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया था। तो सन 1879 में लिट्टन के द्वारा ये क्या कहते हैं लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न क्या था, अगला आपका कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। तो इल्बर्ट बिल जो था आपका 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ, ठीक है। आपका कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया था। 1889 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। अगला आपका कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, किसके, कर्जन के द्वारा किया गया था, कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, अगला क्या, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा, ये तो बताइए, ठीक है। कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। इंडियन प्रेस एक्ट जो था आपका 1910 में पारित हुआ था, ठीक है। क्या था, बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है। तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला राजपत राय, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न क्या, अगला आपका आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन क्या था, कब और किसके द्वारा किया गया था। तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा सन कब 1915 और 17 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। 1913 में लाला हरदयाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। कब, 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, फटाफट बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था कब हुआ था, कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। गांधी जी ने अहमदाबाद क्या था, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना किया था, ठीक है। आपका अगला है कि जलियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां बरसा दी गई थी। जनरल ओ डायर के कहने पर जलियांवाला बाग में एकदम गोलियां बरसा दी गई थी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो नाइट की उपाधि क्या कहते हैं, लौटा दिया था, ठीक है। और गांधी जी ने किस उपाधि को लौटा दिया था। गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। तो अगला प्रश्न का खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, तुर्की के समर्थक में, किसके, तुर्की के समर्थक में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो कोलकाता 19 कब हुआ था। और सहयोग आंदोलन का जो आपका प्रस्ताव है तो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो 19 कोलकाता अधिवेशन में, किसके, कोलकाता 1920 में, कोलकाता अधिवेशन 1920 में होता, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप देखिए, अगला आपका क्या है कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी का जो सहयोग आंदोलन चलाए थे, यही गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। इसमें लाखों लोग पहली बार बढ़ चढ़ कर क्या के भाग लिए थे, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन यही था, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो पहला प्रयोग किया था चंपारण में, कहाँ, उत्तर चंपारण में किया था, ठीक है। अगला आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1921 में आपका असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन क्या था, भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया, कहाँ से आया था, मुंबई से, ठीक है। तो अगला आपका प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत में कैसे स्वागत किया गया है। तो काले झंडे से साइमन कमीशन का भारत में क्या कहता है, स्वागत किया गया था काले झंडे से, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा कब की गई। तो 26 जनवरी 1930 को ही भारत में क्या किया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाने की क्या घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए
अगला आपका प्रश्न, तो अगला आपका प्रश्न कि गांधी जी ने क्या, तो गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच की कितनी सूत्री मांग कर रखे थे, तो 11 सूत्री मांग को रखे थे। कितने? 11 सूत्री मांगे को गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच रखा था। ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। किस लिए? नमक कानून को भंग करने के लिए, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला आपका प्रश्न है कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, तो 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख, तो अगला आपका प्रश्न है कि गांधी जी दांडी कब पहुंचे, तो गांधी जी ने दांडी 5 अप्रैल को पहुंचे थे। कितने? 5 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुंचे थे। और नमक का 6 अप्रैल को क्या किए थे, 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया था। ठीक है। कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, बताइए किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ, दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ था, तो मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली समझौता हुआ था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आग्रह किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने कहा था गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 कटिया पद्धति किससे संबंधित है, तो किसानों से। 3 कटिया पद्धति में क्या होता है, किसानों को 1/3 क्या करना, अपने ज़मीन का 1/3 भाग में अपने क्या करना होता है, नील का खेती करना पड़ता था। नील का खेती करना पड़ता, जिससे उसका जो खेती का उपजाऊ बहुत कम हो जाता था। ठीक है। और उसको एक अच्छा दाम भी, नील का अच्छा दाम भी नहीं मिलता था, इसलिए इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ठीक है। तो चलिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कहाँ मिले थे, तो राजकुमार शुक्ल जो 1916 ईस्वी में फ्रांस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। ठीक है। कांग्रेस के फ्रांस बोल दी, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। कब? 1916 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेरा सत्याग्रह जो हुआ था 22 जून 1918 ईस्वी को। कब हुआ था? 22 जून 1918 ईस्वी को खेरा सत्याग्रह हुआ था। क्या? मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, मोपला विद्रोह के नेता थे अली मुसालिर, मतलब क्या था, अली मुसालिर। ठीक है। चलिए आपका अगला है कि बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो बारदोली आंदोलन आपका हुआ था फरवरी 1948 को। कब हुआ था? 1948, फरवरी 1928 को हुआ था। कब? फरवरी 1928 को हुआ था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली वासी का। ठीक है। तो अगला अगला चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था, तो 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपका 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी को। ठीक है। 1916 ईस्वी को रंपा विद्रोह हुआ था। कब? 1916 ईस्वी को रंपा विद्रोह हुआ था। अगला है कि छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था, तो छापामार युद्ध जो था आपका श्री राजू के नेतृत्व में, किसके? राजू के नेतृत्व में हुआ था। खौंड विद्रोह कब हुआ था, खौंड विद्रोह 1904 ईस्वी में हुआ था। कब? 1904 ईस्वी में खौंड नेतृत्व हुआ था। ठीक है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1850 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की थी। कब? 1850 बोलते हैं, 1825 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? भोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा लिखेगा डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन था? डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है, मैं प्रथम हुआ थी, प्रथम महिला अध्यक्ष दुदुगो है या सरोजनी नायडू जो आपका आता है एग्जाम में, टिक मार लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला आपका
तो अगला देखिए, तो अगला आपका प्रश्न क्या है, तो अगला आपका प्रश्न पढ़िए। अगला आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में किया था। कब क्या था, 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बनी। अखिल भारतीय मजदूर पार्टी 1928 ईस्वी में बना। ठीक है, क्या फॉर वर्ल्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में। कब, सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में किया था। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। तो लॉर्ड डफरिन, सॉरी डफरिन फर्डिन बोलते हैं। तो लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, तो क्या है कि क्या होगा, अगला प्रश्न है मोहम्मद होगा ना, मोहम्मद हो गया, मोहम्मद एंग्लो क्या ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी। तो सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, तो चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है, तो अगला आपका प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न की मुस्लिम लीग की स्थापना कब किसने की थी। ये प्रश्न का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी। तो 1906 ईस्वी में। 1906 में आगा खान ने किसने किया था। 1906 में आगा खान ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाने का। तब चित्तरंजन दास एवं मोती नेहरू ने। किसने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। कब, 1925 में केवी हेडगेवार ने। अगला आपका प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। जबकि कल भी पढ़े थे, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब, 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में होता है। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठाकुर भी हो सकता है, टैगोर भी, कोई भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था। तो नस्लवाद अंग्रेजी नीति का विरोध किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ किया। कब, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा चालू किया था। ठीक है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, अगला महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो दांडी चुना था। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये गांधी जी ने लिखा है। तो चलिए गांधी जी लिखा था हिंद स्वराज नामक पुस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख करते हैं। तो वो सहयोग आंदोलन का। किसका, वो सहयोग आंदोलन का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न देखिए, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था। तो वो सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चोरी चोरा कांड के बाद। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है। तो ये अभी उत्तर प्रदेश में। कहा, उत्तर प्रदेश में। पहला तो का कहा था उत्तराखंड में, सत्य था उत्तराखंड में। ठीक है, अभी तो ये का उत्तर प्रदेश में हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो आपका अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न क्या, जलियांवाला सॉरी ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो हंटर समिति का। किसने, हंटर समिति का। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न का क्या था, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1919 में। रॉलेट एक्ट जो आपका पारित हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट
क्यों लाया गया था? रॉलेट एक्ट जो था आपका क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका क्या है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। क्या तो कौन थे? सर जॉन साइमन। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना 1923 दिसंबर 1929 में हुई था। कब? दिसंबर 1929 हुआ था। हाँ, दिसंबर 1900। चलिए अगला आप देखिए, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा मुझको डाउट है इसलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, 242 नंबर क्वेश्चन को हम टिक मार दिए है, आप उसको देख लीजिएगा, हमको थोड़ा डाउट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्या कि किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा को फहराया गया था। ठीक है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? बताइए, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका नाम था मास्टर था। क्या था? इसका मास्टर था, मास्टर था इसका उपनाम था। ठीक है, आपका अगला है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो आपका था 12 फरवरी 1922 को स्थगित हुआ था। कब? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, अगला आपका देखिए, अगला आपका क्या है? तो अगला है कि आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न है कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता था। तो आंध्र का कौन था? आदिवासी नेता था। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। पहले भी ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखिए, अगला आपका क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे पहला कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला आप देख लेते हैं। तो अगला आपका क्या था? क्या क्या मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है, अगला 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता किसके बीच? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गोल इमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गोल इमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? फटाफट बताइए कि वेदों को और लौटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 ईस्वी में नेहरू क्या था? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या? आपका अगला प्रश्न क्या था? चलिए का अगला, चलिए आपका खत्म ही होने वाला है। ठीक है, आपका 4 नंबर चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको पूरा डिटेल में आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जत्रा भगत ने किया था। किसने? जत्रा भगत ने किया था। ठीक है, खोर विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 1914 में उड़ीसा में हुआ था। कब? 1914 उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला प्रश्न क्या था? चौकीदार कर के विरुद्ध में आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? तो ये आपका बिहार, ये कहाँ किया था? बिहार में किया था। ठीक है, अगर कांग्रेस शब्द किस देश से लाया गया? तो अमेरिका से कांग्रेस शब्द लाया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, तो चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 में इसका कांग्रेस के 1929 वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, लाहौर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का क्या है? क्या जी है? तो लाहौर लाहौर ना होगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु सिखों की यहाँ होगा और लाहौर में। ठीक है, लाहौर कब हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यह कल भी पढ़े थे, तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न क्या? अगला आपका क्या है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के हो चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला चलिए, चैप्टर नंबर आपका 5 है, तो इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो प्रश्न हम आपको सिर्फ करवा देंगे। ठीक है, तो क्या है? स्प्रिंग जर्नी का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1770 ईस्वी में जेम्स हर ग्रिफ्स ने। ठीक है,
फाइंगल शॉट मशीन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1773 ईस्वी में जॉन के ने किसने किया था? तो जॉन के ने। ठीक है, अगला आपका देखिए, अगला आपका स्पिन म्यूलर। फिर आपका स्पिन म्यूलर का आविष्कार कब और किसने किया था? आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको वो सिर्फ करवा दे। देखिए चैप्टर 5 से आपका उतना प्रश्न पूछता नहीं है। चैप्टर 5 देखिए आपका ये पूछेगा, बोलो कि बताइए कि शक्तिशाली मट्टी का आविष्कार, ये आपका पूछ सकता है कि शक्तिशाली क्या आपका। देखिए शक्तिशाली मट्टी का आविष्कार कब और किसने क्या कराया था? तो 1815 में हेनरी बेसेमर, किसने किया था? हेनरी बेसेमर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जाक्तिया कब समाप्त हुआ था? तो 1813 में चार्ट्स एक्ट द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कब से कारखानों की स्थापना हुई? भारत में कब से कारखानों की स्थापना हुई? तो 1850 के बाद भारत में कब हुआ? तो कारखानों की स्थापना होने लगा। ठीक है, प्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव कहाँ और कब पड़ी थी? तो 1851 में मुंबई में प्रथम सूती मिल कपड़ा का मिल लगाया गया था। कहाँ? तो मुंबई में। कब? 1851 ईस्वी में। अगला है कि सूती कपड़े की कारखाना कब और किसने शुरू किया था? फटाफट आप लोग बताइए कि सूती कपड़े का कारखाना कब और किसने शुरू किया था? ठीक है, तो चलिए उसका आंसर हो जाएगा कि 1854 में कपास जी नानाजी डावर, शॉर्टकट में डाबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाम थोड़ा लंबा रखता है, सब हमें रखे लंबा। ठीक है, अगला है कि देश में पहली बार जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1917 कोलकाता में पहली बार पहली बार आपका देश में जूट मिल कहाँ स्थापना हुआ था? जूट मिल तो कोलकाता में हुआ था। कब? 1917 में। ठीक है, अगला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1960 ईस्वी में जो क्या था, जमेश क्या था जी? है जमशेद जी टाटा ने किया था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो स्थापना था जमशेद जी टाटा ने किया था। कब? 1960 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में। कब? 1910 में। ठीक है, अगला कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में। ठीक है, अगला दुर्गा स्टील प्लांट कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयला का उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो आपका 1854 में हुआ था। कब? 1854 में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था। ठीक है, रेल का विकास भारत में कब से हुआ था? 1853 से रेल का विकास हुआ था। ठीक है, किस देश में सीमेंट और किस शासक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई? तो 1930 ईस्वी में। कब? 1930। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी कब से कब तक रहा था? तो 1929 से 1933। क्या? 1929 से 1933 तक विश्व व्यापारिक आर्थिक मंदी रहा था। ये आपका सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्टिव भी हम आपको पढ़ाएंगे एकदम पूरा, एकदम 100% आप लोग को तैयारी करवा के भेजेंगे, 100% तैयारी करवा के भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगला, सलम पद्धति की शुरुआत किससे हुई थी? सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई। ठीक है, कि आपका चार्टिक आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो आपका 1838 से इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ? 1838 इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न आपका इंग्लैंड में स्त्री पुरुष जो व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया कौन है? तो 1931 में इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को जो मताधिकार प्राप्त करने का आयु है कब प्राप्त किया था, कब दिया गया? तो ये आपका क्या बोल दीजिए कि इंग्लैंड में स्त्री पुरुष जो व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया। कब? तो 1918 ईस्वी से उसको ये सब प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अगला कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 में पारित हुआ। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की आपका जो स्थापना थी ये कब हुई? 1920 में। कहाँ हुआ था? किसने करवाया था? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है,
अगला अगला आपका देखिए, अगला आपका क्या है, अगला के मजदूर मजदूर संघ अधिनियम कब लाया गया? तो मजदूर संघ अधिनियम आपका 1926 में लाया गया। कब? 1926 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो ये आपका 1948 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया था 1962 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया? तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले लुई ब्लॉब देश में किया। ठीक है, चलिए अगला, किस व्यक्ति ने किया? सॉरी, देश बोल दी, किस व्यक्ति ने किया? तो लुई ब्लॉब ने किया था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या हो जाए, फटाफट बताइए। तो औद्योगिक क्रांति का आपका अर्थ क्या हो जाएगा कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में क्या होगा? परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास और लौह उद्योग। कोयला, कपास और लौह उद्योग। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। ये किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या? तो अगला प्रश्न, इंग्लैंड में पहली बार फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? इंग्लैंड में पहली बार जो फैक्ट्री कानून था 1802 ईस्वी में बना था। ठीक है, आपका बुजुर्गा वर्ग किसे कहता है? तो मध्यम वर्ग को बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। बड़ी बड़ी क्या है? बड़ी बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बड़ी बंदी जो आंदोलन आपका हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। चलिए, आपका चैप्टर 5 समाप्त हुआ। चैप्टर 5 का एकदम सही से रिवीजन हुआ कि नहीं बताइए? 100% रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? 100% रिवीजन हुआ ना? है, चैप्टर 6 का 100% रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका चैप्टर 6 से उतना सवाल नहीं पूछता। जो इंपोर्टेंट रहेगा हम वो आपको सिर्फ करवा देंगे। ठीक है, चलिए पहला आपका प्रश्न क्या है कि लंदन में क्या है? प्रश्न आपका सॉरी पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो पहला प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये आपका 1870 ईस्वी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में। कहाँ? तो जनेवा में। गांव में मुख्य आजीविका का साधन क्या है? तो गांव में मुख्य आजीविका जो साधन है खेती और पशुपालन है। ठीक है, तो खेती और पशुपालन से अपना आजीविका को चलाते हैं गांव में। ठीक है, गार्डन सिटी यानी कि बगीचों का शहर, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो एबजर एवेंजर हावर्ड ने। किसने? चलिए अगला आपका, विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत लंदन में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए, सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 कब हुआ था? 1898। कब हुआ था? 1898 में। ठीक है, आपका पटना की स्थापना कब और किसके बीच हुई थी? तो पटना की स्थापना, गलत 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 गलत, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत, छोड़िए क्वेश्चन की गलत है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या है कि इंडिका के रचनाकार कौन है? इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, आपका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम इसको छोड़ते जाएंगे। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट हमको लगेगा कि आपका आएगा तो हम उसको आपको कल उसको, चलिए पर ये वाला आपका, औद्योगिक ने किस स्वरूप को गहरे रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण। किसा? शहरीकरण। अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में होता है। ठीक, महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया। 10 लाख से बढ़कर कितना? 40 लाख हो गया। ठीक है, कौन सा सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग जो था सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर बाहर आए। ठीक है, पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है? तो पूंजीवादी वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण किया जाता है। बिहार का विभाजन झारखंड राज्य से कब हुआ था? तो 19 नवंबर होगा, नवंबर, हाँ नवंबर 2000 ईस्वी होगा, नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस समय में राजधानी बनी? तो क्या है? उदयन के समय में। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी किसके समय में बना? तो उदयन के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1876 ईस्वी में। अब ये प्रश्न कल भी पढ़े थे, 1876 ईस्वी में। आपका इसमें भी आएगा इसलिए आपको पढ़ा दें। अगला, हाँ अगला आपका, यहाँ अगला आपका ये
पढ़ चुके हैं कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ है? 1863 में। ठीक है। अगला आपका कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? तो मुंबई। ठीक है। अगला आपका आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? औद्योगिक क्रांति से। ठीक है। आपका आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले आपको इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। किस शहरी सभ्यता ने कौन कौन सी भावना को उदय दिया? तो व्यक्तिवाद। कौन सी भावना को उदय दिया? तो व्यक्तिवाद है। ठीक है। अगला आपका कि दादा साहब फाल्के किस फिल्म का निर्णायक थे? तो वो आपका था राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्णायक। ठीक है। चलिए कि तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका वो लेखक थे आपका अब्दुल अल्लू क्या अब्दुल्ला कौन था? अब्दुल्ला। आपका अगला जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो महानगर में हो चुका है। कि राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई हो चुका है। ठीक है। आपका चलिए अगला आपका चैप्टर 7 आपका चैप्टर 7 आता है। चैप्टर 7 आपका चैप्टर 6 का एकदम संपूर्ण तरीका से रिवीजन कराया गया। चलिए आपका चैप्टर 7 है कि व्यापार और भूमि मंडलीकरण। ठीक है। चलिए चैप्टर 7 को चलते देखते हैं। ठीक है। चलिए कि विश्व बाजार के रूप में उभर कर आने वाला सबसे पहला शहर कौन था? तो अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न आपका अलेक्जेंड्रिया किस शहर के महान मुहाने था? लाल सागर। ठीक है। सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर था यूनान का। ठीक है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कैसा था? तो क्या था? कपड़ा उद्योग। गिरगिटिया मजदूर का अर्थ क्या होता है? कि अनुभूति मजदूर। ठीक है। अनुभूति मजदूर गिरगिटिया मजदूर के उदाहरण होता है। ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला गिरगिटिया मजदूर सबसे अधिक किस राज्य में भेजे जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बिहार के किस क्षेत्र में गिरगिटिया मजदूर मिल जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। चलिए अगला कि आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर पड़ा। ठीक है। आर्थिक मंदी का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा? तो रूस पर नहीं पड़ा। कहता वैसा जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारक होता है वो कहलाते हैं शेयर बाजार। क्या कहलाते हैं? शेयर बाजार कहलाते हैं। ठीक है। अगला आपका क्या है कि कॉम्पर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कार्ल लिफ। भारत में गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत गिर जाती है? तो 50% तक गेहूं की कीमत गिर जाती है। अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो न्यू डील लागू किसने किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। ठीक है। क्या अगला आपका अगला ब्रेंड वुड्स सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपका 1944 जुलाई 1944 का हुआ था न्यू हैम्पशायर में। ठीक है। आगे चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए। आपका अगला भूमंडलीकरण की शुरुआत कब किस दशक में? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब? 1991 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1905 में। प्राचीन काल में स्थल मार्ग कहाँ था? स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप व्यापार होता था रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। याद रखिएगा, काला होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी है? औद्योगिक क्रांति। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी 1919 आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फ्रांसीसी और निजीवादी। ठीक है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ का। किसका? यूरोपीय संघ का। भारत में आजकल कब पड़ा? तो भारत में काल कब पड़ा? तो 1850 से 1920 तक। ठीक है। चलिए G8 की स्थापना कब हुई? 1975 में। G77 की स्थापना 1964 में। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने? ये सब आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट किस है? देखिए यहाँ आपका इम्पोर्टेंट है कि कपास का निर्यात 1820 से 1914 के बीच 5% बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 35% हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपका ये कि ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में ओटोवा सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अगला अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ था? आपका वाशिंगटन का ये उतना का सोवियत संघ। ये आपका क्या थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
क्या है कि साम्यवादी गुट का अगवा देश कौन सा था? तो 3700 क्या था? सोवियत। ठीक है। बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ठीक है। अगला, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता? तो रेशम मार्ग आपका चीन से आरंभ होता था। ठीक है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को करते थे, चीन को। ठीक है। अगला, सार्क का मुख्यालय कहाँ था? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में था, काठमांडू में। ठीक है। अशोक की स्थापना सॉरी ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। भारत सदस्य नहीं है ओपेक के। क्या दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक है। तो चलिए, चैप्टर आपका 7 भी समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। ठीक है। चलिए, आपका चैप्टर 8 से आपका उतना प्रश्न नहीं बनता है, जो इम्पोर्टेंट हमें लगा वो देखिए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो लस्ट क्या था? टस फ्लाई लून ने। ठीक है। मुद्रण कला के आविष्कार और आपका विकास का श्रेय किससे जाता है? तो चीन को। ठीक है। आपका अगला देखिए कि किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के मुद्रा बनाई थी? तो पी सेंग ने। ठीक है। चलिए, अगला आपका देखिए, अगला आपका क्या है कि प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन बनाए? तो संघाई। कौन बनाए? संघाई। ठीक है। अगला आपका देखिए कि किसके द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग नियम का नहीं पूछा जाता है इतना। तो पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1936 में, जर्मनी में। ये आपका 100% आपका काल आएगा। ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखिए, आपका ये तीनों बहुत प्रश्न। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के क्या मेजर नगर में, जर्मनी के मेंज नगर में। ठीक है। अगला आपका, गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में? तो सबका आंसर गाय सॉरी इसका है कि कृषक जमींदार व्यापारिक परिवार में हुआ था। ठीक है। जमींदार व्यापारिक परिवार में। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा? तो वो सबसे पहले बाइबिल को छापा था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका लगे। अगला आपका जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम वो सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। आपका चलिए, गुटेनबर्ग को बाइबल पुस्तक छापने का ठेका किसने दिया था? इसका जो ठेका था इसे किसने दिया था? तो इसका ठेका दिया था फास्ट नामक सुनार ने। ठीक है। अगला आपका क्या कि लाइन एवं 36 लाइन के बाइबिल किसके द्वारा छापा गया? तो गुटेनबर्ग के द्वारा छापा गया है। ठीक है। आपका लाइन भी ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट जो भी लिखा, हाँ, 95 थीसिस आपका ये कि 95 थीसिस किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर के 95 थीसिस आपका। ये आने का कल 99% चांस है, कल 99% चांस है कि आपका ये प्रश्न कल आ जाए, ये प्रश्न आपका कल आ जाए। ठीक है। आपका 99% चांस है। मार्टिन लूथर कौन था? समाज धर्म सुधारक था। ठीक है। 95 थीसिस के रचनाकार आप मार्टिन लूथर मारिएगा। ठीक है। अगला, किसने कहा था मुद्रण? आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऐसा कहने वाला मार्टिन लूथर था। किसने कहा था? ऐसा मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है। अगला, किस सदी के अंत तक पर धातु के प्रेस बनने लगे थे? तो 8वीं सदी के अंत तक। ठीक है। अगला आपका देखिए, बेलनाकार प्रेस 1 घंटे में कितने ताप छाप सकते हैं? तो 8000। कितना? 8000। ठीक है। अगला आपका देखिए, आपका जो हम इंपॉर्टेंट लगेगा हम वो आपको सिर्फ करवाएंगे। ठीक है। संपादक मोदी किस भाषा में प्रकाशित है? थी बांग्ला भाषा में। ठीक है। आपको उतना इंपॉर्टेंट, हाँ, संपादक मोदी और कहते मीरातुल समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक राजा राम मोहन कौन थे? राय। ठीक है। अगला आपका क्या है कि सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक प्राकृतिक का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। चलिए, आपका इतना इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है, इसलिए हमको जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है हम सबको इसका छोड़ते जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न है आपका, 2-3 प्रश्न को आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला कि किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस प्रक्रिया? आपका कल 100% आएगा, 100% आपका ये प्रश्न आएगा कि बताइए किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? मानिएगा अमृत बाजार पत्रिका। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये दोनों आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न में चलते। ठीक है। अगला प्रश्न, वंदे भारत का प्रकाशन किसने किया था? अरविंद घोष ने। ठीक है। अगला, यंग इंडिया तथा हरिजन प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। हिंदुस्तान साइमन का संपद
संपादन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका देखिए, अल अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना आजाद ने किया था, मौलाना आजाद ने। गदर का प्रकाशन किसने किया था? हरदयाल ने किया था। ठीक है, किस व्यक्ति को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तादत्ती के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटाकाफ को। तो आपका है कि मीरात उल अकबर के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है कि आज प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के न्यूनतम इसका ये आपका पहले प्रायत हो चुका है। ठीक है, रूसो को कहा जाता है दार्शनिक का, फ्रांस का। ठीक है, आपको इतना इम्पोर्टेंट जो हमको लगेगा वो आपको सिर्फ करवाएंगे। चलिए आपका क्या हुआ? आपका हिस्ट्री यानी कि आपका क्या होगा? आपका इतिहास। ठीक है, आपका इतिहास आपका समाप्त हो गया, इतिहास आपका समाप्त हो गया। इतिहास आपका क्या हुआ? इतिहास आपका पूरे तरीका से समाप्त हो गया, इतिहास आपका क्या हुआ? पूरे तरीका से समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए हम आप ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है? सॉरी। हाँ चलिए अब आइए, तो 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित है? तो तारापुर में। कहाँ? तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक तारापुर बिहार में भी है, मुंगेर जिला के तारापुर पति, जहाँ से सम्राट चौधरी जी हैं, तो तारापुर के आसपास ही मेरा घर है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा क्या है? लोहा उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? तो बाखर नागल बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। कहाँ? तो बरौनी में स्थित है, बरौनी में। ठीक है, अगला देखिए कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का क्या है? तो भारत का पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इतना आसान सवाल नहीं तो बच्चा बच्चा जानता है सर, जी बच्चा जानते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका ये पूछ देता है। ठीक है, चलिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ठीक है, अगला है कि भारत में देखिए गो से गुजरात याद रखने का ट्रिप हम आपको दे दिए, अगर जैसे गिर तो मन में आ जाए गो से गुजरात मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखिए कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का मुंबई है। ठीक है, भारत देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ऐसा कहा था पंडित नेहरू ने। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह आपका तारापुर में है। ठीक है, चलिए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में ही है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ये आपका सौर ऊर्जा जो हो जाएगा नवीनीकरण। नवीकरण मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो। तो सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त होगा? तो नहीं, ये कितना भी क्यों ना, सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं, यानी कि ये क्या है? नवीकरणीय। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए कि संसाधन होते नहीं है, किसने कहा था? बनाना पड़ता है। पूरा एकदम पूरा वाक्य नहीं लिखा, तो यहाँ का संसाधन होते नहीं बनाना पड़ता, ऐसा किसने कहा था? ऐसा तो जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। कोयला एक बार जल जाए तो फिर कोयला दोबारा का आएगा तो नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, तो जल क्या थे? राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई थी? तो 2002 में राष्ट्रीय जल नीति भारत में लागू हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में भारत में प्रथम क्या था? जल विद्युत संयंत्र क्या होता है? स्थापित हुआ। चलिए अगला है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो ये आपका 65%, आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगला आपका देखिए कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक बिहार के अति जल दोहन में आर्सेनिक का क्या है? संकेंद्रण बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही क्या पृथ्वी क्या कहते हैं? तो
यानी कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जल होने का कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, क्या मासिनराम में या मेघालय में सर्वाधिक, सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम या मेघालय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना। वन रक्षा एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया, तो वनों को 3 भागों में बांटा गया। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, अगला है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला प्राकृतिक संपदा में किस भंडार का सीमित है, तो कोयला का और पेट्रोल का। कोयला क्या किस भंडार सीमित है, कौन भंडार जो सीमित है, कोयला और आपका पेट्रोल है, ये प्राकृतिक भंडार में सीमित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है, तो अगला प्रश्न एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट का। किसका, बॉक्साइट का। अगला यूरेनियम प्रमुख उत्पादक स्थल का है, तो जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या होगा, जादूगोरा। पीतल बनाया जाता है किससे, तांबा और जस्ता से। पीतल किससे बना है, तांबा और जस्ता से। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ हुआ है, सबसे अधिक राजस्थान में हुआ। कहाँ, राजस्थान में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई होने के कारण पंजाब का जो भूमि है क्या हो गया, निम्नीकरण हो गया। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि क्या है, सोपानी कृषि प्रचलित। उत्तराखंड में सोपानी कृषि क्या है, सोपानी कृषि प्रचलित। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, असम में। असम में क्या है, ये खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो क्या है, स्थित है। ठीक है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो कहीं भी देख लीजिए लोहा का कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो उपयोग है न जी, तय तो लोहा को क्या आता है, उद्योग का जननी कहा जाता है। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, तो मेघा पाटेकर ने चलाया था। मेघा पाटेकर ने चलाया था नर्मदा बचाओ का आंदोलन। ठीक है, अगला है कि चिपको आंदोलन के कहते प्रेरनेता कौन थे, चिपको आंदोलन के प्रेरनेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रेरनेता थे। ठीक है, अगला आपका प्रश्न क्या है, अगला 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कौन जीवाश्म ईंधन है, कौन जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन। ये सब आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला, गैस, प्राकृतिक, ये सब। चलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका रियो डी जनेरो में। रियो डी जनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ठीक है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला का प्रकार है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला का प्रकार क्या है, तो पीट होगा क्या होगा, सबसे घटिया कोयला का प्रकार। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के साथ है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका अगला ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो संविधान का धारा 21 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, टॉक्स क्या है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो टैक्सोल का उपयोग तो कैंसर के उपचार में टैक्सोल का उपयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगर तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहते हैं, क्षेत्र कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, तो अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, रबी फसल कोई कब बोई जाती है, तो रबी फसल आपका शीत ऋतु में बोई जाती है। तो रबी फसल आपका कब, शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपका बोई जाती है। ठीक है, रबी फसल कौन सा है, गेहूँ आपका, मक्का, सॉरी गेहूँ आपका क्या है, रबी फसल है। ठीक है, अगला है रबी फसल कौन सा, खरीफ फसल पूछे तो खरीफ फसल आपका चावल मारिएगा। ठीक है, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी
उपयुक्त है, ठीक है। दूध उत्पादन क्षेत्र में लाई गई क्रांति कौन सी क्रांति है? तो श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है। अगला देखिए, दास कैपिटल का दास के सॉरी दास दाल, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल अंश प्रोटीन, प्रोटीन का स्रोत है। दाल क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं? तो सीमेंट उद्योग किसा है? कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं? सीमेंट, ठीक है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग आपका एल्यूमिनियम में किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम में, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा हो गया। क्या? उड़ीसा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखिए, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपाल नगर जो आपका है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए, ठीक है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो आपका है उर्वरक कारखाने के लिए जाना जाता है, उर्वरक कारखाने के लिए जाना जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कहाँ है? तो कर्नाटक, भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। बोकारो से इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो रूस के सहयोग से खोला गया था, ठीक है। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन नगर कहा जाता है। ये आपका कल के लिए टिक मार के रख लीजिए। कल का आपको 20 फरवरी के लिए आपका टिक मार के रख लीजिए। फरवरी के लिए आपका टिक मार के रख लीजिए कि आपका देखिए क्या है कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन नगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ हुए थे? कोलकाता में, हाँ कोलकाता में हुए थे। कहाँ देखे थे? तब का मुंबई में हुआ था, सॉरी मुंबई में, मुंबई में तब का सूती मिल हुआ था, गलत। कोलकाता होगा, जूट मिल आपका कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता हो जाएगा, मुंबई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, ठीक है। अगला, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी रेलवे क्षेत्र, पूर्वी रेलवे क्षेत्र जो है भारत का सबसे छोटा, पूर्वी उत्तर रेलवे जो क्षेत्र है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, ठीक है। तो अगला आपका लोग का प्रश्न, अगला आपका कि पूर्व पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय आपका हाजीपुर में। कहाँ? तो हाजीपुर में, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो चीन में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची सड़क है, ठीक है। अगला आप लोग प्रश्न देख लीजिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजमार्ग की संख्या 7 जो है देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है। अगला, स्वर्णमिक चतुर्भुज क्या महामार्ग से संबंधित नगर है कौन? चेन्नई, चेन्नई, ठीक है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। क्या है? तो जल परिवहन, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका, जल परिवहन भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 1824 में हुआ था। कब? 1824 में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? ये आपका 1957 में। आपका ये कल आपका एकदम कल के लिए इसको टिक मार के रखिए जी, आपका कल इसके लिए टिक मार के रखिए, आपका ये कल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन था? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग क्या था? बिहार की पहली रेल लाइन थी, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। रोज से रज्जू, रोज से राजगीर, ठीक है। ट्रिक बना दिए, एकदम याद रखिएगा। चलिए बिहार में कितने जिले हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है, 38 को, ठीक है। अगला क्या है आपका कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? तो गंगा के द्रोणी में क्या है? बिहार में खनिज तेल मिलने की क्या है? संभावना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा सूखा प्रबंध है? तो दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार क्या है? सर्वाधिक सूखा है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में मात्र 7% क्षेत्र में क्या है? तो वन है। सोच लीजिए वन की क्या है? तो बिहार में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है, रोहतास में। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो बिहार में आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं,
ठीक है। अगला देखिए 91 नंबर आपका, जामनगर जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना आपका गुजरात में स्थित है। अगला, निम्न में से किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार क्या है? सीमित है। कोयला का भंडार क्या है? सीमित है। अगला, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में होता है सोपानी कृषि। ठीक है। आपका देखिए बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ये सब हो चुका है आपका। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, ये भी आपका हो चुका है। ठीक है। चलिए अगला आपका देखिए, कोयला का सबसे अच्छा किस्म आपका हो चुका है एंथ्रासाइट। ठीक है। अगला देखिए, मुंबई क्या है? मुंबई हाई का प्रसिद्ध मुंबई हाई का प्रसिद्ध क्या है? क्या है कि खनिज तेल। ठीक है। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो डिगबोइंग। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। ठीक है। चलिए आपका लास्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर आपका क्या है? चलिए 10 नंबर, सॉरी 100 नंबर आपका लास्ट प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है। चलिए आपका, हम क्या है, भूगोल में हम 100 प्रश्न करवाए हैं। भूगोल में हम क्या है, भूगोल में आपका 100 प्रश्न करवाए हैं। ठीक है। इसको हम पूरा सुबह सुबह आपको पढ़ा देंगे। सुबह हम 4 बजे ही आपको पढ़ा देंगे, सुबह 4 बजे। ठीक है। तो अभी हम क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर के आपका पीडीएफ इसका डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और सुबह इसका हम क्या करेंगे, सुबह आपको बाकी बात पढ़ा देंगे। सुबह आपका क्या पढ़ा देंगे, सुबह आपका सभी का लघु पढ़ा देंगे, लघु। और दीर्घ तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, और एक बार थोड़ा हल्का फुल्का उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक है। जिसका हम दीर्घ दीर्घ हम पूरा पढ़ा चुके हैं, ऑल यानी कि आपका जितना भी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, सभी का हम दीर्घ पढ़ा चुके हैं। जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सुबह आप कितने बजे? सुबह 4 बजे आप तैयार रहिएगा। सुबह 4 बजे तैयार रहिएगा। सुबह 4 बजे हम आपके आपके लिए एकदम लेके आ जाएंगे। ठीक है। सुबह 4 बजे तैयार रहिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं सुबह 4 बजे। ठीक है।